नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान इजराइल में युद्ध रुकने से पूरे पश्चिम एशिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये लड़ाई लगातार फैलती जा रही थी। सीज फायर का ऐलान भले ही ट्रंप ने किया है, लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई रोकने में अहम भूमिका कतर की रही। अरब देश कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ही अमेरिका की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए ईरान को मनाया था। ट्रंप ने सीज फायर की मध्यस्थता के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के अमीर से संपर्क करते हुए उनसे इजराइल ईरान में मध्यस्थता करने के लिए कहा था। उनको ईरान से बात करने का काम ट्रंप की ओर से किया गया था। इसके बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से संपर्क साधा और प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए उनकी सहमति हासिल की। कतर ने ईरान इजराइल युद्ध में मध्यस्थता ऐसे समय की है जब वो खुद भी इसकी चपेट में आ गया था। ईरान ने सोमवार रात को कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने यह हमला किया। ईरान की ओर से सिर्फ कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाए जाने के बाद पूरे देश में इमरजेंसी के हालात हो गए थे और सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कह दिया था। तो देखिए, पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए किस तरीके से ट्रंप लगातार सभी के बीच में मध्यस्थता का दावा करते हैं। सीज फायर अपील के तुरंत बाद ईरान का बड़ा हमला। ट्रंप बोले अब शांति का वादा नहीं करेंगे। 20 जून को मध्यस्थता की बात करी गई कि भाई दोनों देशों के बीच में बैठाएंगे और उसके बाद बातचीत करेंगे। वहीं अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूस नहीं रुका, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता रहा। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूस यहां पर नहीं रुका। हथियार मिले लेकिन युद्ध नहीं रुका। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ऐसा हुआ। वहीं अब अमेरिका की सीधी दखल, इजराइल ने नीतियां नहीं बदली। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्ताव खारिज हुआ। अमेरिका ने अपने तमाम प्रस्तावों को रखा, लेकिन उसकी बात को खासा सुना नहीं गया। वहीं अमेरिका की चीन को चेतावनी। चीन की गतिविधियां और तेज हुई। फिलीपींस, जापान अपनी नीतियों में लगातार बदलाव कर रहे। देखिए, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। जब जब अमेरिका कोई बात कह रहा है, देश जो अन्य देश हैं वो उसकी बात को खासा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका या कह सकते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को बदलते हैं, उसके बाद जो तमाम देश हैं वो अपने आप को अलग रूप से, अलग तरह से स्थापित करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव जब हुआ तो ट्रंप का बयान सामने आया। भारत पाक युद्ध टलवाया, हमने टलवाया। विवाद बढ़ने के बाद बयान से वो पीछे भी हट गए। ट्रंप का बयान, भारत पाक युद्ध हमने टलवाया, विवाद बढ़ने के बाद वो अपने ही बयान से पीछे हट गए। ऐसे तमाम बातें हैं ट्रंप से जुड़ी हुई, जो पहले वो कह देते हैं उसके बाद उससे पीछे हट जाते हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया को एक बड़ी खबर मिली कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ। हालांकि आपको बता दें, ये सीज फायर पर सहमति भले बनी हो, लेकिन उसके बाद भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला किया और ऐसा कहा गया कि सबसे पहले ईरान ने हमला किया। और हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। थैंक यू। देखिए, आज जो कि जब सुबह हुई तो पूरी दुनिया ने एक राहत भरी खबर सुनी कि दोनों जो देश आपस में लड़ रहे थे, ऐसा माना जा रहा था कि अब पूरी दुनिया में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया, यानी सहमति बन गई, अब युद्ध नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की बातों पर कितना असर दुनिया पर हो रहा है, यानी अमेरिका की जो बातें हैं दुनिया पर इसका कितना असर हो रहा है? देखिए सौम्या जी, असर की बात यह है कि ट्रंप को अब, हालांकि ट्रंप ने कोई एक्शन तो पॉजिटिव लिए हैं, जैसे कि अटैकिंग न्यूक्लियर रिएक्टर,
पर ट्रंप का ये जो ओवर ईगरनेस किसी चीज का क्रेडिट लेने के लिए जो है, वो दुनिया समझ नहीं रही है क्या कैसे ट्रंप कर रहा है, और इस बात पे दुनिया की सहमति भी नहीं है। ये ट्रंप ने जैसे कि कहा, मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी कह रहा था कि हमने मेरे कारण हो रहा है। जब उसने वहां पे बोला ईरान और इजराइल के खिलाफ, उसी टाइम ईरान ने हमला कर दिया और फिर दोबारा बात आई गई हो गई, पर अब ईरान मान गया है। ये सिंपल सी चीज है कि ट्रंप का इस समय क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो गई है दुनिया में, और दुनिया एक्चुअली सोच रही है कि ये बोलने से पहले पहले सोच लिया करे, जल्दबाजी क्यों दिखाता है। इसीलिए इस समय ट्रंप को अभी अपना थोड़ा सा अपने को संभालना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में उसका काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है, ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच में जो संधि की बात करी, खौफ हो गया उस ट्रंप को कि जब उसने इजराइल का एक्शन देखा, ईरान का एक्शन देखा कि उसने कतार पे हमला कर दिया और उसके जो बेसिस सबसे ज्यादा जहाज खड़े थे उनको नुकसान होने का अंदेशा शुरू हो गया। जैसे कि नूरपुर के अटैक में, इंडिया के अटैक में, वहां पे भी अमेरिका फंस गया था। ये जल्दबाजी दिखाई है अमेरिका ने इस डर के मारे कि और अगर ईरान ने अटैक कर दिए और मिडिल ईस्ट में और बेसिस पे, इराक में और ये कतार में, तो फिर उसके बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इस समय इस पूरी एक्सरसाइज में जो मैं देख रहा हूं कि माना कि ईरान के नुकसान ज्यादा हुआ है, पर उसने 2 बार तो अमेरिका की गलती निकाल दी है। उसने कहा कि इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस हो सकता है, और उसने बिल्कुल भी जिसको कहता पीछे नहीं हटा और दोबारा अटैक कर दिया सीज फायर के। मैं सौम्या जी आपको एक और बात बता दूं जी, खमीनी चाहता था कि सीज फायर हो जाए। मैं बता रहा हूं, वो फेस सेविंग ढूंढ रहा था कि इस रिगमरोल से कैसे वो निकले बाहर, पर वो माफी नहीं मांगना चाहता था। वो कहता था आराम से निकलूंगा, एक सीज फायर होगी, मीटिंग्स वगैरह होंगी, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा और कोई और आ जाएगा, बात आई गई हो जाएगी। अब देखिए उसको माफी भी नहीं मांगनी पड़ी और उसने सीज फायर भी एक्सेप्ट कर लिया, और जो प्लान किया था वही करेगा। अब वो चाहता है तो अपना रिटायर हो जाएगा, अपने बेटे को लाए या किसी और को लाए, वो जो भी करेगा वो करेगा अपने हित में, एट ऑन हिज ओन चूजिंग। देखिए बिल्कुल, देखिए अमेरिका की जब हम चर्चा करते हैं तो एक सुपर पावर की चर्चा करते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन अब जो अन्य देश हैं, चाहे हम बात चाइना की कर लें, चाहे वो हम बात रशिया की कर लें, ये भी अपने में ताकतवर देश हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अमेरिका को उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा है। क्या ट्रंप जैसे नेता अमेरिका जैसी सुपर पावर को कमजोर कर रहे हैं? हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं। ये जैसे नेता जे अब जब बड़बोले बनकर अमेरिका का जो इमेज है, जो सुपर पावर का इमेज बना था, उसको अब डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 जगह पकड़े गए और दोनों जगह वो बाल बाल बचे। तो ये अमेरिका ने देख लिया है, और अमेरिका ने ये भी देखा है कि अगर इस समय ईरान लड़ाई पे उतर आए उसका नुकसान बहुत होगा। पर मैं बता दूं, अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपना एक टैंकर डुबो दिया, पूरा स्ट्रेट ब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद सारे के सारे लोग ट्रंप को गालियां देंगे कि तुमने ये सारा कराया है। तो ये मामला संगीन हो सकता था। तो ट्रंप अगर थोड़ा सा सावधानी बरते, हालांकि उनका इंटेंशन कि सीज फायर हो जाए, तो अगर सीज फायर हो जाए तो आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया, फिर उनके अटैक किया। और उनके अटैक की बता दूंगा आपको बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डैम्स और डाइक्स आर डेंजरस फोर्स in Geneva Convention and Protocol 1. They are banned methods of fighting. Means you cannot attack until the nuclear power plant is being used in the battle for positioning अपना डिफेंसिव वेपन और या ऑफेंसिव वेपन लगा के बैठे हैं, वहां से फायरिंग हो रही है, मैं मिसाइल छोड़ रहा हूं या मैंने रडार लगाए हैं, तब उसके ऊपर हमला हो सकता है। अदरवाइज
जिनीवा कन्वेंशन में डेंजरस फोर्सेस की डेफिनेशन है और सबने प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है। तो इसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बिल्कुल ट्रंप के ऊपर केस लगा सकता है अगर कोई उसको ले जाए कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईरानी जो मीडिया है वो साफ तौर पर कह रही है कि क्योंकि इतना जबरदस्त प्रहार हमने किया अमेरिका के ऊपर, इसलिए अमेरिका बैकफुट हुआ और वो हमसे गिड़गिड़ा रहा था कि भाई सीज फायर कर लीजिए। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, आज जब सीज फायर की खबर आई तो अमेरिका ने और कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप पूरा क्रेडिट खुद लेने की सोची, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ उससे साफ हो गया कि दोनों देश जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक सीज फायर असल रूप में नहीं होगा। किस तरह से इसे देखते हैं? सवाल है आपका, और मैं बहुत सीखता हूं जब मैं देखता हूं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब को कि आपने सटीक एनालिसिस देते हुए, तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है इससे। देखिए सुरेंद्र जी, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ ताकि हर कोई हमारा दर्शक इस बात से कनेक्ट कर जाए। हम जब सुबह को सो के उठते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? अपने मोबाइल फोन देखते हैं ना, अनुमान तौर पे। मैंने अपना मोबाइल फोन देखा है सुबह को, तो सुबह को व्हाट्सएप पे आ रखे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर करवा दिया है, डिक्लेयर किया है। सोशल मीडिया पे इन्होंने लिखा है कि इजराइल और ईरान के बीच में फेजों में, भागों में 12 घंटा पहले ईरान नहीं करेगी, फिर इजराइल ऑब्जर्व करेगी, ऐसे सीज फायर का हो गया है। उस ग्रुप में फिर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, हाँ भाई जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब हैं वो मीडिएट करेंगे सीज फायर बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क। ऐसी मजाक में इसने लिखा कि भाई प्रेसिडेंट पुतिन साहब करेंगे वो सीज फायर का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क। इस तरह के मीम्स बहुत पहले थे, पहले जब आपने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में तनाव शुरू हो गया था। तो यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल मिट्टी पलेट हो चुकी है, बिल्कुल कोई यकीन नहीं करता। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता में आए थे जनवरी इस साल में, तब कहा था अगर मैं सत्ता में आ गया तो 24 घंटे में जितने भी युद्ध हो रहे हैं सबको रुकवा दूंगा। तो लोगों को बड़ी उम्मीद भी थी, लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है कि ये जंग रुकवा दे। चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, चाहे इजराइल और उस टाइम पे गाजा पट्टी पे इजराइल हमले करा था हमस का नाम बोल के, चाहे वो जंग हो कहीं पे भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका ने शुरू से ही आग में घी डालने का काम करा है। आज तो कमाल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जैसे कि ऑफ सिंदूर के टाइम पे ना बचकानी हरकत करी थी। ऑफ सिंदूर के टाइम पे ये पहले आए थे ट्वीट करने के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि भाई मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया है, रात भर हम जागे रहे, रात भर हमने बातें करी। अरे होते कौन है? बिल्कुल, अपने ही बयानों से कम 10-10 बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे हटते हुए भी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी चल रही थी उसी बयान पर जो खुद उन्होंने बयान दिया था कि भाई मैंने सीज फायर कराया, उसी बयान से वो 10-10 बार पीछे हटते हुए नजर आए। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर आपका। देखिए, आज हम ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की, तनातनी की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन उस बीच अमेरिका जिस तरीके की भूमिका निभा रहा है, दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी, अमेरिका ने जाकर अटैक कर दिया। उसके बाद जब अटैक कर दिया तो पलटवार भी हुआ, ईरान ने पलटवार किया, और उसके बाद सुबह सुबह प्रेसिडेंट सामने आते और कहते हमने दोनों देशों के बीच में सीज फायर करा दिया। किस तरीके से आप इस स्टेप को देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के? देखिए, अमेरिका के जो ईरान के इस हमले में जो अमेरिका ने किया और इजराइल और ईरान के बीच में के युद्ध में इंटरवीन किया, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो डे वन से अमेरिका इजराइल के साथ ही रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था वो जो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को लिमिट करने का और उसको एक भारी क्षति पहुंचाने का, उसमें अमेरिका सफल हुआ है। और उसके जो 3 जो मिलिट्री तो न्यूक्लियर बेसेस थे ईरान के, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, उसको अमेरिका ने जाहिर है कि भारी क्षति पहुंचाई है, उसके न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को वर्षों पीछे धकेल दिया है। और अब और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या इजराइल हो, दोनों ही इस बात को लगातार कहते रहे कि वो ईरान को
न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। लेकिन अब इस हमले के बाद ईरान ने उसको रिटेलिएट किया और ईरान को अपनी जनता को दिखाने के लिए, विशेष रूप से और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो इस्लामिक रिजीम वहाँ की कमजोर नहीं है, उनको कुछ रिटेलिएशन करना था। लेकिन अब इसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि एक सीज फायर, एक डी एस्केलेशन की नितांत आवश्यकता थी और ईरान ने एक बुद्धिमत्ता दिखाते हुए ईरान ने भी जो हमले किए हैं उसमें एक अपना संयम जरूर वो बढ़ता है। क्योंकि अगर कन्वेंशनल मिलिट्री माइट की अगर तुलना करें सौम्या जी, तो अमेरिका और इजराइल की जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट की तुलना में ईरान काफी कमजोर ठहरता है और यदि यहाँ से युद्ध का और एस्केलेशन होता तो ऐसे में ईरान की जो इस्लामिक रिजीम वो कमजोर पड़ती और खतरे में पड़ती। और जैसा कि अब डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो रिजीम चेंज वहां क्यों नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब जिस तरीके से रिजीम चेंज की बातें कर रहे हैं तो वो रिजीम के खिलाफ भी जाते और उसके खिलाफ भी कार्रवाइयां करते। तो ये ईरान के लिए ही अच्छा है एक तरह से कि वो जो एक सीज फायर की स्थिति बनी है और ईरान जो अपनी जो ग्राउंड रियलिटी, जो रियल पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूं तो उसको ध्यान में रखते हुए ईरान को संयम बरतने की आवश्यकता है। नहीं तो अमेरिका जो आप बात कह रहे हैं उसी बीच मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा और ये हम सब जानते हैं कि ईरान अमेरिका के सामने या इजराइल के सामने बहुत छोटा है और वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था, जब बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन अमेरिका पर अटैक करना, उसके बाद और ये भी कहना कि अगर हमारे ऊपर अब कोई हमला होता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, और इजराइल ये दावा कर रहा है कि F-35 विमान से अटैक भी किया है ईरान ने, तो किसके दम पर ईरान इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है? देखिए, ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने आप को सशक्त और मजबूत दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन और वो जरूर ऐसे वो बयान जरूर दे रहे हैं कि वो नहीं झुकेंगे, लड़ाई करेंगे और अमेरिका को, इजराइल को अंजाम भुगतने होंगे। तरह तरीके की जो बयान ईरान की इस्लामिक रिजीम दे रही है, जो कि उनके देने की मजबूरी है, उनको देना ही होगा। वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकते, वो अपने राष्ट्र की जनता के सामने कमजोर अपने आप को नहीं दिखा सकते, इस बात को हमें समझना होगा और इस वजह से वो बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ईरान के साथ जो उसकी स्थिति है वो एक वल्नरेबल सिचुएशन में, ज्यादा उसको सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देखिए तो उसने जब कतर के एयरबेस पे, अमेरिका की जो एयरबेस पे जो कतर में स्थित है, वहां पर जब हमला किया तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ईरान की आलोचना शुरू हो गई। जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो इतना गहरा है और अनेक मुस्लिम राष्ट्रों के साथ जो अमेरिका के बेसिस है उनके संबंध इतने गहरे हैं कि कोई भी जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो यूनिटी की जो बात कही जा रही थी वो नहीं दिखाई दे रही है। और रशिया और चाइना भी बयान देकर के तक ही सीमित हैं। रशिया और चाइना भी कोई सीधा सीधा मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ईरान के पास जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसा कि इजराइल के पास अमेरिका का सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम है और बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली वो कोलैबोरेट करते हैं। और 13 जून को भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 13 जून को जो इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, शुरुआत इजराइल ने की, वो जाहिर है कि अमेरिका के कोलैबोरेशन में ही था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गो अहेड के ऑर्डर्स दिए थे, भले से वो पब्लिक में ये कहने नहीं कि हम उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन वो अमेरिका शामिल था डे 1 से, और आज तो अमेरिका अब सीधे सीधे शामिल हो गया है। तो ये मेरा मानना है कि जो ईरान का के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक भारी क्षति पहुंचाने की जो अमेरिका और इजराइल की जो रणनीति थी उसमें वो कामयाब हुए हैं। यद्यपि कि सच है कि कोई रेडिएशन नहीं हुआ है और इस बात की पूरी संभावना है कि ईरान ने ऐसे आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए कि अमेरिका उसके डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पर भी हमले कर सकता है, उसने जो फिसल मटेरियल है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इनरिच्ड यूरेनियम है, उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया है। ईरान भी अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को छोड़ने नहीं जा रहा है, ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। और ईरान के ऊपर ये जो क्षति जरूर पहुंचाई है, लेकिन ईरान एम्बोल्डेंड तरीके से उसका बात करना और उसके अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक है, नहीं तो वो इस्लामिक रिजीम और कमजोर पड़ेगी। यदि उसने कमजोरी दिखाई और कुछ ऐसा पोस्चरिंग की कि वो अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने झुक गया है, तो ईरान की इस्लामिक रिजीम अंदर से ही कमजोर पड़ेगी और अनेक वहां पर लोकतंत्र की मांग करने वाले, महिलाओं की आजादी की मांग करने वाले, मानवाधिकारों की मांग करने वाले, शाह के शासन की मांग करने वाले, राजा पहलवी जो शाह के जो अंतिम शासक के जो अंतिम जो उनके बेटे हैं, वो अब जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारा समय आने वाला है, हमारा समय आ गया है, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो इस्लामिक रिजीम भी अंदर से ही खतरे में आ जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का अल्टीमेट गोल है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अमेरिका और इजराइल अल्टीमेटली ईरान में जो इस्लामिक रिजीम है उसको बदलना चाहते हैं, इनका अल्टीमेट गोल वही है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को
अभी वो रोकना चाह रहे थे। और अमेरिका में अगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ ट्रंप ने ही ऐसा नहीं किया है। यदि यहाँ पर ओबामा भी होते और यहाँ पर कोई बुश भी होता तो वो भी ऐसा ही स्टेप लेता, क्योंकि चाहे वो आज का ट्रंप प्रशासन हो, कल का बाइडेन प्रशासन रहा हो, उसके पहले ट्रंप 1.0, उसके पहले जो है वो ओबामा प्रशासन या बुश प्रशासन, सभी राष्ट्रपतियों के यदि ईरान के संजीव जी, बख्शी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, एक मिनट बयान देखो तो सभी ने इस बात को कहा था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नया काम नहीं किया है कि इसके बेसिस पे हमला किया है। सभी राष्ट्रपति ऐसे कहते रहे कि यदि उन्हें ऐसा लगा कि ईरान ऐसा करने जा रहा है तो हम उसके बेसिस को छोड़ेंगे नहीं, और वही डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। जी बिल्कुल। बख्शी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में बात कर रहा हूं जी कि अब जो क्वेश्चन ये आ रहा था, सब कुछ रेडीमेड था, अमेरिका को बैठे बिठाए मिल रहा था, अमेरिका ने क्यों अपना थोड़ा सा सिर नीचे किया जी? बल्कि या तो प्रिपेयर होता, उसको पता था कि अटैक आएगा और उसको पता था कि ईरान डरेगा नहीं उसके अटैक करने के लिए, और उसको पता भी था कि अगर उससे ज्यादा देर लगी तो उसे बाकी बेसिस पे भी अटैक करना है। अटैक करने से क्या प्रॉब्लम है उसको, ईरान को, वो कर देगा। ईरान तो के ज्यादा नुकसान हुआ है, मिलिट्री उसके ज्यादा ध्वस्त हुआ है, इसके बावजूद वो अगर दिखता है कि बाजी में वो स्ट्रॉन्ग पड़ा है, ये प्रॉब्लम है कि डिप्लोमेसी में यह फर्क पड़ा है। अमेरिका अपना सिर ऊंचा कर सकता था अगर, पर जल्दबाजी में उसको सीज फायर करनी पड़ी। अब दुनिया ये कह रही है सीज फायर इसलिए की क्योंकि कतार के ऊपर अटैक हुआ, और हुआ वो इराक पे भी कर रहा था, इराक पे भी एक जगह ऑलरेडी अटैक हो चुका था, तो वो भी तो और यही सेम सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान में थी। ये अमेरिका जल्दबाजी दिखा रहा था सीज फायर हो जाए, क्योंकि दोनों जगह अमेरिकन इक्विपमेंट पकड़ा जा रहा था। ये एक तो कॉमनैलिटी है, और दूसरी बात है खमीनी ऑलरेडी ही वांटिंग, वो तो भागना चाहता था, किसी तरीके से फेस सेविंग चाहता था, तो वो भी मिल जाएगी। पर एक बात बता दूं, खमीनी के साथ में कोई इस्लामिक देश इस्लाम में पूरी तरह नहीं है, ये भी उसके लिए बहुत डिफिकल्टी है। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बाकी कंट्रीज कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। अब कतार भी उसके खिलाफ हो गया है। अब आप बताइए, और हुतीज और हमास सब चुपचाप बैठे थे, पर अगर ज्यादा उकसाया गया होता, ज्यादा इस्लाम के खिलाफ किया गया होता, तो ये इनका यूनाइटेड होना भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये यूनाइट हो सकते थे, क्योंकि फिर एक रिलीजियस वॉर का रूप ले लेते, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, वो करेक्ट, वो ठीक नहीं होती। तो क्या सर, क्या ये बहुध्रुवीय विश्व का संकेत मिल पा रहा है? हैंडल कर सकता था। हालांकि अटैकिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट अ न्यू थिंग, पहले भी हो चुके हैं, इराक में भी हो चुका है, तो ये भी नहीं, और अभी भी होते रहेंगे। पर सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज बचा ली गई हैं, जो न्यूक्लियर क्या कहते हैं, जो यूरेनियम वेपन ग्रेड जो यूरेनियम था वो बचा लिया गया। 400 किलोग्राम कम नहीं होता, वो बहुत बचा के लेके चले गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ईरान अब 8 साल पीछे हो गया है, उसको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये भी बात पक्की है। पर अब ये देखना पड़ेगा कि इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इस एरिया की वो कितनी खराब है। अगर ज्यादा बात बढ़ती तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना एक ऑयल टैंकर को डुबो देना था। चैनल ए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इतनी नैरो है कि अगर एक ऑयल टैंकर वहां को डुबो देता अपने ही, तो फिर सारे के सारी शिपिंग एब्सोल्युटली रुक जानी थी। ईरान ये भी खेल खेल सकता था, जब लोग उसको कह रहे थे कि उसके ऊपर वो प्रतिबंध लगाएंगे, उसकी शिपिंग को रोकने की कोशिश करेंगे, तो ईरान चालें चल रहा था। मतलब ईरान का एग्रेशन जारी था, सांप मर रहा था पर उपकार कम नहीं हो रही थी। ये है खमीनी का खेल। तो अब आगे देखना है कि हमको क्या मिलता है, दुनिया को क्या मिलता है। क्या टेररिज्म डाउन होगी, क्या हुतीज हमास चले जाएंगे या वहीं रहेंगे? अगर यहाँ वहीं रहे तो सारी एक्सरसाइज बेकार है। अगर वहीं रहेंगे और दोबारा अगर 3-4 महीने में फिर से हुतीज, बिल्कुल सर, देखिए वही सिचुएशन है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर तो चलाया और वो अभी रुका भी नहीं है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद खत्म हो, जिससे जो विश्व में आतंकवाद बढ़ रहा है वो भी खत्म हो।
आप तीनों का ये हमारे जो है- साथ जुड़ने के लिए, अपने बातचीत रखने के लिए, विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई उसको कहीं ना कहीं अमेरिका ने खत्म करने की कोशिश की और दावा भी किया कि हमने सीज फायर कराया है, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका तो हमारे सामने गिड़गिड़ाया है। अब देखिए ये स्थितियां कहां तक पहुंचती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।